सभी छात्रगणों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी मेरे द्वारा जो वीडियो आप लोगों को दी जा रही हैं वह वर्ग 10वीं से संबंधित हैं, जो आपके एग्ज़ाम बोर्ड के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। जिसमें मेरे द्वारा सब्जेक्ट रसायन शास्त्र से अध्याय 3 धातु और अधातु पाठ से ली गई हैं, अर्थात मेटल नॉन मेटल पार्ट से ली गई हैं। जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि आपको इस अध्याय से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानकारी दी जा रही है, जिसमें 1 से लेकर 30 तक की ऑब्जेक्टिव आपको वीडियो के पार्ट 1 में बताया गया है। और इससे आगे वाले जो वीडियो हैं वो आपको 30 से लेकर ऊपर जहाँ तक हो सके मेरी कोशिश मेरे द्वारा किया जाएगा कि आप लोगों को अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव बताया जाए, जो पार्ट 2 में आपको बताया जा रहा है। तो बिना देर किए हम बताना चाहेंगे कि आप लोग अपने सामने में कॉपी कलम रखें और कोशिश करें जितना से जितना हो सके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बनाने की, और देखिए अंत में कि आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही हो रहा है। और यह ऑब्जेक्टिव आप 10वीं वालों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। और इस तरह से आपको मेरी कोशिश रहेगी कि रोज़ाना आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट से इस तरह का वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप का लाया जाए। यदि आप लोगों की मांग हो तो आप लोगों के लिए कुछ VVI प्रश्न जो लॉन्ग प्रश्न होते हैं उसको भी बताने की मैं कोशिश करूंगा, यदि आप लोगों की मांग हो तो फिलहाल हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से किसकी आघातवर्धनीयता सबसे अधिक होती हैं। तो देखिए, आघातवर्धनीयता की बात कहे और तन्यता की बात कहे तो सबसे ज़्यादा होती हैं सोने की, जबकि ऑप्शन में आपको सोना नहीं दिया गया है तो ऑप्शन के अनुसार काम करना है। तो हम आघातवर्धनीयता चांदी की मानेंगे। किसकी मानेंगे हम लोग? तो चांदी की। तो आते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए चांदी की, क्योंकि हम जानते हैं कि अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे कम अभिक्रियाशील सोना होता है, उसके बाद चांदी होता है। तो सोना कम अभिक्रियाशील भी है और उसकी तन्यता गुण भी ज़्यादा पाया जाता है और आघातवर्धनीयता भी गुण ज़्यादा पाया जाता है। फिलहाल हम आपको बताना चाहेंगे, यदि ऑप्शन में यहाँ चांदी दिया है इसलिए हम चांदी मारे हैं। यदि ऑप्शन में यदि सोना रहता तो सोना मारते। तो ध्यान रखिएगा, सोना नहीं दिया है इसलिए चांदी दी है। यदि सोना रहेगा हम लोग क्या मारेंगे? सोना। याद रखिएगा, क्या मारेंगे? सोना, जिसको गोल्ड बोलते हैं और केमिस्ट्री नाम में उसको हम बोलते हैं AU। क्या बोलते हैं? AU। याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन पर। 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ये सब क्वेश्चन रटने वाली चीज़ है, इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाकू से हम कई बार बताए थे कि आपको सोडियम को चाकू से काटा जाता है, जबकि देखिए क्वेश्चन को घुमा के दिया है, सोडियम नहीं है तो क्या मारेंगे? सोडियम नहीं रहने पर हम पोटेशियम मारेंगे। पोटेशियम भी इसमें नहीं दिया है, तो आपको हम बताए थे थ्योरी क्लास में, यदि सोडियम पोटेशियम नहीं दिया रहे तो किसको हम देंगे? लिथियम को देंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा, लिथियम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पर आप गौर कीजिएगा, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा रहा है। यदि ऑप्शन में सोडियम रहेगा तो सोडियम पहले मारेंगे, सोडियम नहीं रहेगा पोटेशियम तो पोटेशियम देंगे, पोटेशियम नहीं रहेगा तो लिथियम। ये 3 धातु ऐसे हैं जो अधिक अभिक्रियाशील हैं, चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन अनुसार हम काम करेंगे। चलते हैं ऑप्शन नंबर 33 में, एकमात्र अधातु जो द्रव रूप में पाया जाता है। देखिए, द्रव रूप में पाए जाने वाले अधातु की बात कही गई, धातु की नहीं। तो अधातु की बात कही गई तो ब्रोमीन होगा, जबकि धातु की बात कही जाती द्रव रूप में पाए जाने वाले धातु, तो उसमें हम क्या मारते? तो हम उसको पारा मारते, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ ऑप्शन होगा ब्रोमीन। यदि धातु की बात कहा जाता तो हम क्या देते? पारा देते। चलते हैं अगला ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है क्या? शुद्ध सोना कहा जा रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है
देखिए ये क्वेश्चन में हम बताएंगे कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जबकि आभूषण बना हुआ सोना की बात कहा जाए तो आभूषण बना हुआ सोना 22 कैरेट का होता है। और उसको आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोना में 2 कैरेट सोना जो होता है अलग से चांदी मिलाया जाता है या तो तांबा मिलाया जाता है। शुद्ध सोना में 2 कैरेट चांदी या तांबा मिलाकर उसको आभूषण के रूप में ढाला जाता है। तो यदि शुद्ध सोना की बात कहें तो 24 कैरेट, यदि आभूषण बना सोना की बात कही जाए तो 22 कैरेट आंसर देंगे। इसको भी आप गौर से समझ गए तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 24 कैरेट शुद्ध सोना, 24 का बी हो जाएगा। 33 नंबर का हम टिक नहीं लगाए थे तो 33 नंबर का आपको बोल दिए थे कि ब्रोमीन होगा। अधातु की बात कहा जा रहा है। सही कथन को चुनें। अब ऑप्शन अनुसार हम सही कथन को चुनेंगे। कह रहा है कि अधातु में प्रायः गैस या ठोस होती हैं। पहला नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि अधातु जो भी होता है वो गैस या ठोस अवस्था में होता है। ऐसे तो लग रहा है ये कथन सही है। हम अगला और कथन पढ़ कर देख लेते हैं। धातुएं ठोस द्रव या गैस हो सकती हैं। देखिए धातु की बात कर रहा है। धातु ठोस तो जरूर होता है, धातु द्रव अवस्था में भी होता है। जैसे द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन होता है? जैसे हम बोले थे पारा, जिसको मरकरी भी बोलते हैं, और गैस अवस्था में नहीं होता है धातु। तो ये कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि ब्रोमीन एक धातु है। नहीं, ब्रोमीन धातु नहीं, ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है। तो आते हैं हम लोग कहाँ पर? क्रोमियम एक अधातु है, ये भी गलत है। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन? ए। यानी कहने का कथन यही है कि अधातु गैस और ठोस दोनों अवस्था में पाया जाता है। धातु क्या होता है? जितने भी हम देखते हैं कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? गैसीय अवस्था में होता है, और ये सब क्या है? अधातु है। जबकि ठोस की बात कहा जाए, कुछ अधातु जो है अधिकांश तो कुछ अधातु ठोस अवस्था में भी होता है। ये जितने भी हम इधर देखते हैं कि कोयला, ये सब क्या है? ये सब ग्रेफाइट, ये सब क्या है? अधातु है, ठोस अवस्था में है। आगे आते तो यानी कि अधातु गैस अथवा ठोस अवस्था दोनों में पाए। तो पहला कथन सही है। आगे चलते हैं। अब आगे हम चलते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन। इसका आंसर हम बता दिए थे, ए होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नहीं बताए हैं ना। इसका आंसर हो जाएगा कौन? एक मिनट। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। 36 नंबर पर हम लोग चलते हैं। 36 नंबर में क्या कह रहा है? 36 नंबर में चलिए, अब 36 नंबर में हम लोग चलते हैं। चलो, कह रहा है कि धातु जो सिर्फ अम्राज में घुस सकता है। बताया है कि अम्राज में घुसने वाला धातु कौन है? सोना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये रटने वाला चीज़ है, आपको रट लीजिएगा, ए यू होगा, सोना हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। हीरा निम्नलिखित में से किसका अपरूप है? तो आप जानते हैं हीरा किसका अपरूप है? तो हीरा कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रटने वाली चीज़ है, ये चैप्टर नंबर 4 से ली गई है, फिर भी आप रट लीजिए कि हीरा किसका अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया एनोडीकरण है? आपको ये भी याद करना पड़ेगा। एनोडीकरण किसको कहा जाता है? जब एल्युमिनियम के धातु पर ऑक्सीजन की जो मोटी परत बन जाती है, उसी परत को क्या कहा जाता है? एनोडीकरण कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ये कहाँ दिया गया है? एल्युमिनियम पर उसके ऑक्सीजन की मोटी परत चढ़ाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? एनोडीकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रटने वाली चीज़ है, ज़्यादा समय नहीं लेना है हमको। पीतल है, ये तो वो आपको बता भी दिए थे सूत्र। पीतल क्या है? पीतल जो बना तांबा और जस्ता से मिलकर बना है, यानी मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलते हैं अब हम लोग 40 नंबर के क्वेश्चन पर। 40 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 40 नंबर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर में कहा जा रहा है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक, अधातु रहते हुए विद्युत का सुचालक, आपको हम बताए थे कि आप बाद में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसको याद कर लीजिएगा तो ग्रेफाइट हो जाएगा। बाकी क्या है? ग्रेफाइट ही एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह की धातुएं ठंडे जल से अभिक्रिया कर H2 गैस बनाती हैं? कह रहा है कौन? देखो, H2 गैस की बात कही जाए
तो हम आपको बताए थे कि H2 गैस वही बनाता है जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। तो आप जानते हैं कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील ऊपर की श्रेणी से ले तो पोटेशियम, सोडियम ये सब होता है। तो पोटेशियम और सोडियम का ग्रुप तो पहले ए नंबर में है, उसके बाद ये सब मैग्नीशियम, कैल्शियम सब, एल्युमिनियम, जिंक सब आता है। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु ही H2 गैस की मुक्त करता है। तो आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, अधिक अभिक्रियाशील धातु। सोडियम की परमाणु संख्या क्या है, ये रटने वाली चीज़ है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, 11 है। कितना है, 11। यदि इसकी संयोजकता कहा जाए, संयोजकता यानी संयोजकता कहा जाए तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2, 8, 1। यानी बाहरी कक्षा में 1 है, संयोजकता 1 होगी। 2, 8 और 1, तो बाहरी कक्षा में 1 तो संयोजकता 1 हो जाएगी। और आंसर यहाँ परमाणु संख्या की बात कहें तो 11 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कहा जाए 2, 8, 1 होगा, याद रखिएगा। द्रव्यमान की बात कहा है तो इसको दुगुना कर देंगे, 22 हो जाएगा। तो सोना और प्लेटिनम निम्नलिखित में किस में घुल जाते हैं, तो सोना और जो प्लेटिनम की बात कहा जाए ये रटने वाली चीज़ अम्लराज में घुलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन पर। 44 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 44 में बोला जा रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो इसमें हम बोले थे चांदी। चांदी का संकेत क्या है, Ag। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम चाहते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 45 नंबर का। तो 45 नंबर में आप देखिए 45 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 45 नंबर में बोला जा रहा है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बदले टीन का लेप चढ़ाया जाता है क्योंकि ऑप्शन में आप देखें क्यों, खाद्य जो खाने वाला जो पदार्थ होता है जिस डिब्बे में हम रखते हैं उस डिब्बे में जिंक के जगह पर टीन का परत चढ़ाई जाती है क्यों। बहुत VVI क्वेश्चन है ये, टीचर वाले एग्जाम में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आखिरकार ये इसलिए किया जाता है कि जिंक की तुलना में, हम लोग जानते हैं कि जिंक की तुलना में जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। यदि जिंक की परत चढ़ाया जाता तो क्या होगा, जिंक वस्तु के साथ अभिक्रिया कर लेगा और वस्तु जहरीला हो जाएगा। इसलिए जिंक का परत नहीं चढ़ाकर खाद्य पदार्थ वाले डिब्बे में टीन का परत चढ़ाया जाता है। टीन अधिक अभिक्रियाशील नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, जिंक टीन से ज़्यादा क्रियाशील है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर सी। हम अब चलते हैं दूसरे स्लाइड में। इस स्लाइड का जो क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्लाइड में 46 नंबर क्वेश्चन पर। 46 नंबर में क्या कहा जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग भी कलम कॉपी लेकर बैठिए और देखिए कि कितना आपका क्वेश्चन सही हो रहा है। इससे आपकी पढ़ाई का भी अनुमान लग जाएगा कि हम लोग कितने अच्छे से पढ़ाई किए हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। कौन सा ऐसा धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो इसमें से हम देखते हैं जैसे कि टीन लेते हैं, पहला टीन, दूसरा कॉपर, तीसरा सिल्वर। तो इसमें कह रहा है कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं। देखो जल के साथ अभिक्रिया की बात कही जाए तो जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है वही जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। एक तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं, एक मंद गति से अभिक्रिया करती हैं। तो तीव्र गति से अभिक्रिया करने की बात कहा जाए तो हम आपको बताए थे कि सोडियम, पोटेशियम ये सब जो होता है, लिथियम, ये सब कैल्शियम, ये तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं। और उसके नीचे वाले जो है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब जल के साथ मंद गति से अभिक्रिया करता है। परंतु यहाँ जो टीन जो है, कॉपर है, सिल्वर जो है, चांदी, ये हाइड्रोजन से नीचे वाले श्रेणी में है। यानी हाइड्रोजन का जो होता है इससे नीचे वाले श्रेणी में है ये कॉपर, उसके बाद चांदी, उसके बाद Au, ये हाइड्रोजन से नीचे वाली श्रेणी में है। इसलिए जितनी भी धातु हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो इस ऑप्शन टीन भी हो जाएगा, कॉपर भी हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। इसमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 47 में, निम्नलिखित में कौन धातु तनु HNO3 से अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त करती हैं। अमोनियम HNO3
से अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त करती हैं। तो कह रहा है कि इसमें H2 गैस मुक्त करती हैं, तो इसमें हम क्या बोले थे आपको, सोडियम है, मैग्नीशियम है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन का नेचर समझना है। तनु का अर्थ क्या होता है और सांद्र का अर्थ क्या होता है, यानी सांद्र। तनु और सांद्र का मतलब हो गया अधिक अभिक्रियाशील, और तनु का मतलब हो गया कम मात्रा में, सांद्र का मतलब अधिक मात्रा में। तो यहाँ कह रहा है कि नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट कहेंगे या अमोनिया, इसको अमोनिया ऑक्साइड कहेंगे, यानी HNO3 के साथ कर अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त करेगी। तनु की बात कहा गया, तो तनु में जो होता है कि कम, सोडियम अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर भी अधिक अभिक्रियाशील है। कॉपर तो होगा ही नहीं, कॉपर कैसे होगा, कॉपर तो और नीचे है। कैल्शियम अधिक अभिक्रियाशील है। यहाँ हो जाएगा तनु के साथ कर रहे हैं, इसके साथ मैग्नीशियम हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। यहाँ मैग्नीशियम हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। कैल्शियम, सोडियम अधिक अभिक्रियाशील है, जबकि तनु की बात कहा है तो यहाँ हो जाएगा मैग्नीशियम। और नाइट्रिक ऑक्साइड आते हैं। अगला क्वेश्चन हम 48 नंबर में कह रहा है, क्या कह रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की पत्ती डालकर छोड़ देने पर क्या होता है, यानी सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर की पत्ती को डालकर छोड़ देने से क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पर हम आते हैं। ऑप्शन पढ़ने के लिए 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, इस सब को हटा देते हैं। हाँ, अब आते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ऑप्शन, पत्ती पर चमकीला सिल्वर जमा हो जाता है। पत्ती पर चमकीला सिल्वर, ये भी होगा। घोल का रंग नीला हो जाएगा, ये भी होगा। कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के घोल से सिल्वर को विस्थापित करेगा। कह रहे हैं कि कॉपर क्या होता है, क्या है, कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के घोल से सिल्वर को, हाँ करेगा, क्योंकि कॉपर जो है सिल्वर चांदी से अधिक अभिक्रियाशील है, तो चांदी को साइड कर देगा और क्या हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट हो जाएगा CuNO3 हो जाएगा, CuNO3 या प्लस Ag अलग हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, आपको डी होना चाहिए। उपयुक्त में से सभी होना चाहिए, यही होगा ही, सही होना नहीं चाहिए, यही होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है। इसको रट लीजिए, ये VVI क्वेश्चन है, डी हो जाएगा आंसर, रटने की चीज़ है। और आते हैं हम लोग 50 नंबर के क्वेश्चन पर। 50 नंबर में क्या कर रहे हैं, आगे चलते हैं 1 मिनट। 50 नंबर में क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, चलिए आते हैं 50 नंबर। रासायनिक बंधन बनने का मूल कारण क्या है। देखिए, रासायनिक बंधन बनने का हम मूल कारण आपको थ्योरी में बताए थे। क्या, अणुओं का जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या साझा, इन दोनों के माध्यम से रासायनिक बंधन बनता है। मगर यहाँ ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन के अनुसार से हम लोग काम करेंगे। तत्वों के परमाणुओं में निकटतम उत्कृष्ट गैस जैसी संरचना प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ये ऑप्शन ये कह रहे हैं, तत्वों के परमाणु में निकटतम उत्कृष्ट गैस जैसी संरचना प्राप्त करने की, हाँ, गैस जैसे गमन करते हैं वैसे गमन करने की प्रवृत्ति होते हैं। ऑप्शन ए सही होना चाहिए। अगला ले लेते हैं, तत्वों के परमाणु में एक दूसरे के जुड़ने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तीसरा कह रहा है, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की, परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर इसमें सबसे अच्छा बेस्ट लग रहा है, ए होगा। इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है। Na2 के धुएं का रंग कैसा होता है, तो Na2 के धुएं का रंग कैसा हो, भूरा होता है। कैसा होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, रट लीजिएगा, भूरा होता है। ये रटने वाली चीज़ें हैं। हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर किस उत्कृष्ट गैस की संरचना प्राप्त करता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ के सुना देते हैं। कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर किस उत्कृष्ट गैस की संरचना प्राप्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन के बाद
तो क्या होता है, हीलियम में परमाणु संख्या 2 होती है तो हाइड्रोजन में परमाणु संख्या 1 होती है। वो प्राप्त करने की 2 तो हीलियम क्या हो जाएगा, इसका आंसर हीलियम हो जाएगा। नियॉन आर्गन क्रिप्टन नहीं, हीलियम की तरफ कैसे हो जाएगा, हीलियम की। एक्स से गैंग कणों को दूर करने को क्या कहते हैं, इसको भी रटने की चीज़ है, इसको भी बताए थे, सांद्रण कहते हैं। एक्स से गैंग को दूर करने की विधि को क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। और एक्स में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। एक्स से गैंग के कणों को दूर करने की विधि को क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पर, आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। आगे क्वेश्चन 53 के बाद 54 में क्या बोला जा रहा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले तत्व कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो जो धन आयन है यानी धनमान है उसी इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, धन आयन। विद्युत का धनात्मक, अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला यानी कि जैसे कि सोडियम जो है, सोडियम Na, इसमें 11 परमाणु संख्या होता है। कितना होता है, 11। तो 2 8 बारी कैसे 8 फूट गया है, एक तो एक को हटा देगा तो ये हटाएगा, यानी सोडियम पर प्लस चार्ज होता है, इस पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, एक त्यागता है तो यही धनायन होगा। क्या हो जाएगा, धनायन। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अब बता दे, धातु नहीं पूछ रहे हैं, अधातुओं के ऑक्साइड, यहाँ भी अ लगा है यहाँ भी अ लगा है तो अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। धातुओं के पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता को क्या कहते हैं, रटने की चीज़ें हैं, खींचे जाने की तन्यता कहते हैं। कौन सा गुण कहते हैं, तन्यता गुण कहते हैं। ये हो जाएगा। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, तो लाल तप्त आयरन पर यानी लोहे को खूब लाल कर देंगे, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जल को प्रवाहित करेंगे। तो जल जब हम प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, तो आप लोग जानते हैं कि आयरन ऑक्साइड तो बनेगा, मगर इसकी कह रहे हैं कि मान को भी देखना है, तो मान भी हम देखेंगे तो क्या बनेगा, आयरन Fe रहेगा ही और H2O। तो जल भी डालेंगे हम लोग इस पर, तो जल डालेंगे ना और Fe डालेंगे तो हाइड्रोजन तो उड़ जाएगा, ऑक्सीजन रह जाएगा। तो ऑक्सीजन रह जाएगा तो 2, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 6 होती है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, ऑक्सीजन 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। तो 2 और 6, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी ऑक्सीजन का, 2। तो वही संयोजकता 2 संयोजकता किस में चला जाएगा, ये 2 संयोजकता इसमें आयरन में चला जाएगा, आयरन की संयोजकता इसमें चलाएगी तो F2 होगा। F2 कहाँ है ऑप्शन में, F2 ये ही है। यानी कहने की अर्थ हुआ आयरन और ऑक्सीजन की संयोजकता देखेंगे तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2। इसका संयोजकता इसमें जाएगा, इसका संयोजकता इसमें आएगा, तो ये आयरन में 2 लग जाएगा, तो 2 तो यहीं लगा है तो ऑप्शन ये हो जाएगा। तो समझ गए आप लोग। तो ये तो जानते हैं कि आयरन ऑक्साइड होगा, मगर ये आपकी इसकी संयोजकता भी से कह रहा है ना, बॉन्ड बनाकर बताने के लिए। तो क्या हो जाएगा, F2 आयरन Fe2O3, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर, इस सब को हटाते हैं हम लोग। चलिए आगे की ओर आप कराएं, सोडियम और क्लोरीन के बीच कैसा बंधन बनता है। सोडियम और क्लोरीन के, देखिए आप, सोडियम क्या है, एक धातु है, और क्लोरीन क्या है, अधातु। धातु और अधातु के बीच जो बंधन बनता है वह आयन बंधन बनता है। कौन, ये हम बताया कि आयन बंधन क्या है, सहसंयोजक बंधन क्या है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 58 का ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है, चलिए 59 नंबर का क्वेश्चन, 59 नंबर में पूछा जा रहा है कि 59 नंबर में पूछा है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जल में जो घुलकर कौन सा अम्ल बनाती हैं, तो हम लोग जानते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती हैं। सल्फ्यूरिक इसमें भी है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें भी है, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाँ। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र को दर्शाकर बोलना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जल, तो H2O। अब इसमें घुलेगा तो ये जो है इसके साथ संबंध बनाएगा, तो
H2SO, हाँ यहाँ H2SO, O2 है यहाँ, O यहाँ है तो O3 हो जाएगा, यानी इस H2 के साथ इसका संबंध बनेगा तो H2S हो जाएगा, H2S। और ऑक्सीजन, चलो ऑक्सीजन दूगो है यहाँ, ऑक्सीजन क्या है H2 एगो है तो दूगो तीन गो तो O3, तो ऑप्शन को हो जाएगा H2SO3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसको गौर से देखिए, समझा देते हैं आपको। क्या कह रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, इसमें ये किसके साथ अभिक्रिया कर, जल के साथ H2O। अब देखिए ये पहला इसके साथ संबंध बनाएगा और ये इसके साथ संबंध बनाएगा, तो हम H2 के साथ सल्फर को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा H2S हो गया, तो H2S में है H2S। अब देखिए इसके साथ क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ दूगो, यहाँ ऑक्सीजन एगो तो तीन गो हो जाएगा तो O3 सल्फ्यूरिक H2SO4 होता है, और यहाँ H2SO3 होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक इसी तरह से आप लोगों को मेरे द्वारा प्रत्येक दिन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जाएगा। फिलहाल हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को मेरे द्वारा ये मेटल और नॉन मेटल से संबंधित अध्याय को बढ़िया से पढ़ा दिया गया है। इसमें धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, धातु की विशेषता क्या होती हैं, धातु के गुण जो होते हैं क्या होते हैं, धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं, धातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं, धातु का आकार कैसा, रंग कैसा होता है, ये सब सारे कुछ आपको बताया। धातु के तन्यता गुण क्या होते हैं, धातु की आघातवर्धनता गुण क्या होता है, सारे कुछ बता दिए गए हैं। आयनिक यौगिक क्या है, सहसंयोजक यौगिक क्या है, आयनिक यौगिक की क्या विशेषता है, सहसंयोजक यौगिक की क्या विशेषता